Today the topic of discussion is what is different between civil and criminal cases and what are the procedures that are being followed in these two cases. अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सिविल या जिसको हम दीवानी मुकदमा भी कहते हैं, इट इज़ मोस्टली अ डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। मोस्टली इसमें मोस्टली जो केसेस लाई करते हैं वो हैं आपके पोजीशन के, डिक्लेरेशन के, ईजमेंट के या पार्टीशन के, या कोई और जो डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन बिजनेसेस एंड बिटवीन प्राइवेट पार्टी। देयर आर 10 प्रोसीजर्स ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट मोस्टली प्रोलॉन्ग होता है क्रिमिनल केसेस से। द केस में टेक मिनिमम 6 months और लेस देन 1 year। दीवानी मुकदमे में मोस्टली 10 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। नंबर पहला है आपका कॉज ऑफ एक्शन, के कोई इशू क्रिएट हुआ है बिटवीन टू पार्टीज। अब कोई भी लैंड डिस्प्यूट ले ले या किसी और तरह का प्राइवेट डिस्प्यूट ले लें, बिजनेस डिस्प्यूट ले लें, वो लाई करता है सिविल में। फॉर इंस्टेंस ए ने बी को प्लॉट सेल किया और उन दोनों में एक सेल एग्रीमेंट हुआ। हालांकि बी को पैसे देने थे ए को, लेकिन बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। अब ए के पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया कि कॉज ऑफ एक्शन इन दोनों में हो गया, इट इज अ लैंड डिस्प्यूट। अब ए क्या करेगा कि कोर्ट जाएगा और एक प्लेंट फाइल करेगा एक वकील के थ्रू। अब थर्ड स्टेप इसमें ये होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन। अब जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लाई करती है वो प्लेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी और उसी कोर्ट को जुरिसडिक्शन है उस केस को सुनने की। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन के जुरिसडिक्शन भी तय हो गई। अब समन जाएंगे कोर्ट के थ्रू, बैलिफ के थ्रू डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट पार्टी के पास। जैसे ही समन जाते हैं डिफेंडेंट के पास, जैसे कि बी के पास समन गए बैलिफ के थ्रू, तो अब बी जो है किसी वकील को हायर करके और अपना रिटन स्टेटमेंट यानी कि जवाबी दावा जमा करवाएगा। स्टेप नंबर 6 ये होता है कि इशू अब फ्रेम होगा कि ये इशू अराइज हुआ था और इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है। स्टेप नंबर 7 इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप के एविडेंस। अब एविडेंस में चीफ एग्जामिनेशन ए का होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन बी का होगा और वाइस वर्सा दोनों के। अब स्टेप नंबर 8 जो है वो फाइनल आर्गुमेंट, जो दोनों वकील होंगे, दोनों साइड के जो वकील होंगे, एक प्लेंटिफ की तरफ से और दूसरा डिफेंडेंट की तरफ से, वो फाइनल आर्गुमेंट की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 9 जजमेंट। अब आफ्टर द फाइनल आर्गुमेंट जजमेंट, कोर्ट जो है वो जजमेंट जारी करेगी। स्टेप नंबर 10 इज आफ्टर जजमेंट कोर्ट एक डिक्री इशू करती है जिसमें जो फाइनल आर्गुमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो कोर्ट का है, जो फैसला आया है, वो भी उस डिग्री में लिखा जाता है। लास्ट स्टेप ये होता है कि एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है। जो डिग्री है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जिस पार्टी के हक में फैसला आता है वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कोर्ट में देता है। अब आते हैं क्रिमिनल केसेस की तरफ। अब जो क्रिमिनल के केसेस होते हैं वो इतने लंबे चौड़े नहीं चलते उसमें, क्योंकि पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि अक्यूज कहे जाते हैं और दूसरा इसमें इन्वॉल्व होती है स्टेट। व्हाट केसेस लाई इन द डोमेन ऑफ क्रिमिनल केसेस? नाउ व्हाट आर द क्रिमिनल केसेस? एनी काइंड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी और स्टेट लाइज इन द डोमेन ऑफ दिस। फॉर इंस्टेंस मर्डर हो गया, डिकोइटी हो गई, थेफ्ट हो गया या फ्रॉड हो गया या असोल्ट हो गया एंड मेनी काइंड ऑफ केसेस विच आर पनिशेबल अंडर द लॉ। अब इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज। अक्यूज होता है कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसने सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया हो, और स्टेट इज द पर्टिकुलर गवर्नमेंट। स्टेप नंबर 1 रिपोर्ट ऑफ एन ऑफेंस। अब किसी भी जगह अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो पुलिस जो है उस ऑफेंस को रिपोर्ट करती है और एक FIR लॉन्च करती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, विच इज अवर स्टेप नंबर 2 इन क्रिमिनल केसेस। मूविंग फॉरवर्ड स्टेप 3। स्टेप 3 इज अवर इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस जो है अपनी ये तफ्तीश पूरी करती है, वो 157 के तहत एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पे ऑफेंस अकर किया गया है। स्टेप नंबर 4 इज अरेस्ट एंड रिमांड। अब जो पुलिस होती है वो अरेस्ट करती है एंड वो मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटों में जो है मुलजिम को पेश करती है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड, द पुलिस अंडर सेक्शन 173 CRPC एक चालान पेश करती है जिसको हम फाइनल चालान बोलते हैं। आफ्टर द सबमिशन ऑफ फाइनल चालान, बेल का जो क्रूशियल स्टेप होता है वो ये वाला स्टेप होता है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बेल ग्रांट हो सकती है आपके ऑफेंस में। स्टेप नंबर 6 इज कॉग्निजेंस एंड प्रोसीडिंग। कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन के हिसाब से कॉग्निजेंस लेती है और प्रोसीजर्स को स्टार्ट करती है। स्टेप नंबर 7 इज चार्ज। चार्ज फ्रेम होता है अक्यूज के ऊपर,
उसी ऑफेंस के मुतालिक। स्टेप नंबर 8 इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। पुलिस अपना बयान कोर्ट में रिकॉर्ड करवाती है। स्टेप नंबर 9 इज ए स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 342 ऑफ CRPC। अक्यूज जो होता है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ, जो अक्यूज कस्टडी, पुलिस कस्टडी में जो बयान देता है उसकी कोई भी एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती। नंबर 10 इज डिफेंस एविडेंस। अक्यूज का जो काउंसिल होता है वो डिफेंस एविडेंस पेश करता है। यहाँ पे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेप आ जाता है। स्टेप नंबर 11 इज फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में प्रोसिक्यूटर और लर्न काउंसिल के फाइनल आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं। नंबर 12 एंड लास्ट स्टेज इज जजमेंट। जजमेंट जो होती है उन आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट होता है और इसमें जो अक्यूज है वो या तो अक्यूडल की तरफ जाता है या तो कन्विक्शन की तरफ जाता है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।